नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अभी अगस्त 2024 में। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हमने एक विशेष सीरीज स्टार्ट की है और वो सीरीज़ है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पिछले 3 सालों में वर्ष 2021, 22, 23 लगातार आपके हम सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। हर दिन हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक क्लास इसकी हो चुकी है, ये क्लास नंबर है 2। अगर इस क्लास से जुड़े हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि दोनों क्लास को ज़रूर देखना। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अपडेट नहीं मिल रहा। अगर इसी क्लास से जुड़े हो तो 2 क्लास से कुछ नहीं होगा, और भी क्लास आपको देंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 20 क्लासेज हम पहले दे चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से। उसको देखना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन भी उसमें कराए हैं, ड्राइंग के भी करवाए हैं, सारे करवा रखे हैं कुल मिलाकर। तो वो प्ले लिस्ट में जाओ, आराम से देखो। ये वाले आपको क्यों देखने ज़रूरी है? क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम में आपकी पर डे 3 शिफ्ट होती है, 10-12 दिन पेपर चलता है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर लो। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा है कि हर दिन हर शिफ्ट में ज़रूर आया था ये। तो आ जाओ शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट ऐप में अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। तो ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अटेंड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आ जाओ शुरू करते हैं। इसकी क्लास 1 अगर नहीं देख कर आए तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्लास 1 में करवा चुके हैं वो 2 में नहीं करवाएंगे, ये ध्यान रखना। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, लेकिन क्लास में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा ये। और समय निकाल कर वो 21 क्लासेस तो देखनी है। आ जाओ शुरू करते हैं। ये है वो सवाल सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार। इस बार भी पूरी संभावना है। अब किसकी किस्मत साथ देगी, किसकी शिफ्ट में ये आएगा वो देखना है। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता, दरअसल टूटने की क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विदारण क्षमता। एकदम प्योर हिंदी इसकी क्या है? विदारण क्षमता है, रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ये रप्चरिंग कैपेसिटी हर एक प्रोटेक्शन डिवाइस की होती है। फ्यूज की भी होगी, सर्किट ब्रेकर की भी होगी। सुरक्षा युक्ति की एक विदारण क्षमता होती है। तो मैं आपको पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ। सर्किट ब्रेकर हो या फ्यूज हो, रप्चरिंग कैपेसिटी की इकाई MVA होती है। MVA का पूरा नाम होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। दरअसल ये आभासी शक्ति की इकाई है। आपको याद है ना, हमारे AC में 3 पावर होती है, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। तो ये अपरेंट पावर की यूनिट है, आभासी शक्ति की इकाई है। ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इन सब की रेटिंग भी KVA MVA में ही होती है। बात ये आती है कि रप्चरिंग कैपेसिटी है क्या। दरअसल जब फॉल्ट आता है ना, तो फॉल्ट में तो अब पता नहीं फॉल्ट करंट कितनी चलेगी, वोल्टेज तो फिक्स होती है, फॉल्ट करंट का नहीं पता। तो वो कहता है कि दोष आने की पोजीशन में ब्रेकर ने जब कॉन्टैक्ट ओपन किए थे तो वह मैक्सिमम पावर जिसको वो सहन कर गया, पता नहीं ना कितनी पावर आई थी, वोल्टेज इनटू करंट। अब करंट, शॉर्ट सर्किट करंट तो किलो एम्पियर में जाती है। तो वो कहता है कि कितनी करंट और वोल्टेज V × I पावर होता है। तो वह पावर जो दोष युक्त स्थिति में एक सुरक्षा युक्ति सहन कर जाती है, उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कहलाती है। खैर इतना आपसे कौन पूछता है, CBT एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन ढूंढना MVA। हाँ, C ऑप्शन में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, किसी और ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन उत्तर जरूर मिल जाएगा। सवाल देखो अगला, ये भी बड़ा रिपीट हुआ है, बहुत रिपीट हुआ है। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल छड़ किसकी होती है? कंट्रोल छड़ के रूप में 2 ऑप्शन है। एक तो है कैडमियम, अगर कैडमियम नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन होता है बोरोन। वैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आने लग गए। भाई अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी तो करनी है ना। हम साल में 9 महीने भर्ती परीक्षाओं वालों को ही पढ़ाते हैं, 3 महीने आप ITA वालों को समय देते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोरियम क्या है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो ये है परमाणु का फ्यूल। अगर ये पूछा जाए ना कि ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये काम में लेते हैं हम, ठीक है। और ग्रेफाइट और ये जो होती है ना, ये एक तरह से मॉडरेटर के रूप में काम करते हैं, मंदक बोलते हैं इसको। ज़्यादा मत सोचो। परमाणु रिएक्टर, कंट्रोल रोड, कैडमियम ऑप्शन। समझ रहे हो बात को?
परमाणु रिएक्टर ऑप्शन आ जाए, कंट्रोल रोड क्वेश्चन पूछ ले, कैडमियम उत्तर ढूंढना है। बताओ सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं देखना है, क्योंकि लाइक से हमें ये लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आया, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में आपको क्लास पसंद आई। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ जी क्लास सही थी, अच्छी लगी। सवाल देखो, इंसुलेटरों के 3 डायग्राम हैं, 110% आएंगे ही आएंगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ, हर साल हर दिन हर एग्ज़ाम में था। 3 आएंगे, मैं एक एक करके आपको तीनों डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला 1, ये वाला 2, तीनों लाया हूँ आपके लिए, चिंता मत करो, क्योंकि अपना आप टारगेट क्या है, वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। टॉपिक वाइज क्लासेस तो दे चुके हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो क्लासेस भी देखी होगी। ये तीनों है और तीनों आते हैं, तो एक एक करके बता रहा हूँ, उत्तर सुन लो और फिक्स कर लेना आंसर, ऑप्शन कहीं भी हो, किसी में भी हो, ज़्यादा मतलब नहीं है। ये है आपका साइकिल इंसुलेटर, बहुत आया है, वर्ष 2019 से आ रहा है ये, तो जब ऑफलाइन पेपर होते थे ना, सेमेस्टर वाइज होते थे, तब आ रहा है ये आपका 4th सेमेस्टर का हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाला आपका साइकिल इंसुलेटर है। यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है, आपके एग्ज़ाम में कौन सा होगा वो आप देख लेना। इस वाले को हम बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, क्योंकि ये लटकता हुआ है। लटक पहचान क्या है, देखो कि आपका यहाँ से जा रहा है वो पोल का क्रॉस आर्म, तो और केबल ये रही, केबल क्या, तार, ACSR तार होता है ना अपना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये भी आ चुका है। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तार का नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, और इसमें इस स्टील तार का काम क्या है। ACSR में से 3 क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, अब ये केबल इतनी दूर लटकती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है लटकना, पेंडिंग छोड़ देना किसी काम को। तो डी उत्तर होगा। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, हिंदी में बोलते हैं निलंबन प्रकार का, ये था दूसरा। अब आते हैं तीसरा, तो तीसरा है पिन इंसुलेटर। अब पिन इंसुलेटर की क्या 3 कैटेगरी होती है, वो सिंगल शेड का भी होता है, वो डबल शेड का भी होता है, और वो ट्रिपल शेड का भी होता है। शेड होता है चीनी मिट्टी का ऊपर का हिस्सा, और ग्लेजिंग होती है, इस पर चिकना होता है, पॉलिशिंग होती है, जैसे ही पानी गिरा तुरंत नीचे चला जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर से तो ख़राब ही होना है ना काम। तो ये है आपका सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि अपने इन क्वेश्चन के हिसाब से तीनों ही क्वेश्चन का आंसर डी बना है। क्या बना है, डी बना है अपने हिसाब से। अब आप अपने एग्ज़ाम CBT में क्या उत्तर आपको मिलता है उस पर थोड़ा ध्यान कर लेना, है इम्पोर्टेंट पड़ा। ठीक है, एक ये सिलिकॉन वाला बार बार आया था पिछली बार, कि सिलिकॉन की जो सामग्री होती है उसका बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो जर्मेनियम वाले से ज़्यादा क्यों होता है। आपको बैरियर पोटेंशियल तो पता ही होगा ना, जंक्शन को तोड़ने में जितनी वोल्टेज लगती है, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है याद है क्या, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम वाले का कितना है, 0.3 वोल्ट, याद है ना। वो ये कह रहा है कि इसमें ऐसा क्या था, है तो दोनों सेमीकंडक्टर, इसमें ऐसा क्या था कि 0.7 वोल्ट हुआ। तो दरअसल सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, जर्मेनियम का है 32। ठीक है, परमाणु क्रमांक जितना कम होगा ना, तो वो नाभिक के प्रति उतना ही नज़दीक होगा, और प्रत्येक पदार्थ का न्यूक्लियस यानी नाभिक, ये मान लो नाभिक है, और दीर्घवृत्ताकार आकृतियाँ होती हैं इनकी, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो जितनी कम कक्षाएं होगी ना, न्यूक्लियस के प्रति बॉन्डिंग उसकी उतनी मजबूत होगी, और उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए उतनी ही एक्सटर्नल सप्लाई या एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यानी आपको ऑप्शन ये करना है यहाँ पर कि सिलिकॉन का कम परमाणु क्रमांक उसे अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम बोल चुका हूँ बार बार, शायद आपको लाइनें याद भी होगी। कम परमाणु क्रमांक उसे अधिक स्थायित्व प्रदान करता है, मोर स्टेबल बनाता है। जी, अगला सवाल कंट्रोल पैनल वायरिंग का है ना, जो क्लास 1 करवाई थी उसमें भी क्वेश्चन तो कुछ लिए थे, यहाँ भी है, और बड़े ज़रूरी भी समझता हूँ मैं। इन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ जरूर लेना है ना, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया ज़रूर है पेपरों में। पावर और कंट्रोल वायरिंग जो होती है ना, उनकी अलग अलग रेसवे होती है। दरअसल रेसवे होती है वायरिंग करने के लिए एक PVC का बना हुआ चैनल सा, मतलब जैसे अपने केसिंग कैपिंग वायरिंग आपने देखी होगी घरों में, ऐसे आयताकार बॉक्स होता है एक, यूँ मान लो ऐसे, ठीक है ना। और
इनमें वो खांचे से भी होते हैं। ये वायरिंग करने के लिए काम में आते हैं। पैनल बोर्ड की जो वायरिंग होती है ना, उसमें केबल को ले जाने के लिए रास्ते पाथ होते हैं एक तरह के। तो पावर की केबल जो होगी ना RYB, उसके लिए अलग रेसवे होगा, कंट्रोल के लिए अलग होगा। वो अपनों से यही पूछ रहा है कि ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं। अब देखो, वायर चाहे आपका कंट्रोल का हो चाहे पावर का हो, एक खास विशेषता होती है कि अगर किसी तार में से करंट फ्लो होगा ना, तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होता है कि दोनों के एक दूसरे में व्यवधान पैदा होता है, जिसे इंग्लिश में इंटरफेरेंस और हिंदी में हस्तक्षेप या व्यतिकरण बोलते हैं। तो बी उत्तर करना है, टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस। सिग्नल व्यवधान लिख देना, रेडियो व्यतिकरण लिखो तो भी चलेगा। मतलब एक दूसरे को वो इंटरफेयर ना करें एक दूसरे में, जिसका जो है वो चलता रहे। ठीक है, देखो अगला सवाल। यदि ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम स्वीकृत सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज कितनी है? एक चीज़ ध्यान रखना, ये 240 वोल्ट जो इसने बताया है ना, वास्तव में ये सप्लाई की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर डोमेस्टिक इक्विपमेंट की बात करेगा तब अलग होता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से क्या करना है मैं आपको बताऊँ। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की जो सप्लाई होती है ना, उसमें ±5% का टॉलरेंस एक्सेप्ट है। टॉलरेंस यानी विचलन, 5% ज़्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है, वो हमें एक्सेप्टेबल होती है। तो 240 वोल्ट का 5% निकालो, कितना आएगा? 12 वोल्ट। यानी इस सप्लाई में 12 वोल्ट कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब 228 वोल्ट से लेकर 252 वोल्ट के बीच में कितनी भी आती हो, ये पूरी की पूरी सप्लाई वोल्टेज एक्सेप्टेबल है। 228 से कम नहीं होनी चाहिए, 252 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बताओ सवाल समझ में आया क्या? इन्होंने मिनिमम पूछा है तो मिनिमम 228 वोल्ट हो जाएगा, ये रहा। अगर यही क्वेश्चन हो कभी एग्ज़ाम में और कोई आपसे मैक्सिमम पूछे तो बताओ तब क्या उत्तर करते? 252 वोल्ट। अगर मेंस में उपकरण के हिसाब से होता ना, तब 3% होता है, ध्यान रखना। 7.2 वोल्ट है उत्तर होता है इसका। वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे कंपटीशन एग्जाम में कभी मैं टेस्ट में करवाऊंगा। इस तरह के टेस्ट हम लेते रहते हैं कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए। सवाल देखो, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? दरअसल सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है ना, इसमें टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है। दरअसल टोरॉइडल एक कोर का विशेष प्रकार है। कोर होती है ऐसे राउंड, और इसको राउंड नहीं बोलते, डोनट कोर बोलते हैं, और इस पर ऐसे टर्न लपेटे होते हैं यूँ। ठीक है, ऐसे टर्न निकलते हैं, ये कहलाता है टोरॉइडल। ठीक है, सी उत्तर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया भी था। अगला सवाल, डीसी ड्राइव के कंट्रोल पैनल में जोग कुंजी या जोग बटन का उद्देश्य क्या है? दरअसल आप इस जोग को अगर पूरा नाम याद रख लें तो जोगिंग है, और जोगिंग ना दूसरा नाम है मोटर के एक ऑपरेशन का, और मोटर के उस परिचालन को कहा जाता है इंचिंग। यानी इंचिंग और जोगिंग दोनों एक ही बात है। जोगिंग दूसरा नाम इंचिंग, ये दोनों ही मोटर के एक ऑपरेशन होते हैं। दरअसल ऑपरेशन क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। ये होते हैं दरअसल सिस्टम में कॉन्टेक्टर पर होल्डिंग वाला कॉन्टेक्ट नहीं होता, जो हमने कंट्रोल पैनल में आपको कई बार समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चों ने समझ रखा होगा। ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ यार, पिछले 12 साल से यही तो कर रहा हूँ मैं। पूरे LT सिस्टम में यही वाला पैनल और सब है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जब तक हम कमांड देकर रखते हैं ना, हमारी मोटर तब तक चलती है। यानी हमारे सिस्टम को ज़रूरत के लिए बारंबार कमांड देनी पड़ती है, बारंबार पल्स देनी पड़ती है। उतनी पल्स दे रही जितनी वो चलती है। एग्जाम्पल विद्युत घंटी का समझ लो, जब तक दबा के रखा तब तक घंटी चल रही है, छोड़ दिया तो बंद होगी ना, वो कहलाता है जोगिंग या इंचिंग सर्किट। तो उस जोग बटन से ये होता है कि आप जोग बटन दबाओगे, मोटर इंचिंग ऑपरेशन में होगी। जैसे ही जोगिंग बटन को छोड़ देंगे, मोटर बंद हो जाएगी। इम्पोर्टेंट बहुत है, रिपीट हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होगा। और ज़रूर जिस दिन पेपर हो जाए ना, उसी दिन हमें आप ज़रूर बताएंगे क्वेश्चन कि जी आज मेरा पेपर हुआ था और ये क्वेश्चन आए थे। व्हाट्सएप पे हमें डिटेल भेज देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर चैनल की कवर फ़ोटो पर दिए हुए हैं। चैनल ओपन करो, कवर ओपन करो, मिल जाएंगे। ज़रूर बताएंगे आप, है ना।
और पता तो लगे यहाँ तक क्लास को देख कौन रहा है, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं। सवाल देखो, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का क्या उद्देश्य है, इसका भी आता है, पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दरअसल कोई भी ये इंडिकेशन के काम आती है। जैसे मान लो मैं एक ऑयल पंप का एग्जांपल दे देता हूँ, तो ऑयल का प्रेशर लो, ऑयल का प्रेशर हाई, दो इंडिकेशन हो गए। ऑयल का टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, ठीक है। और इस तरह से और भी मान लो कई सारे इंडिकेशंस होते हैं। तो ये एलईडी के थ्रू हमें मिलते हैं और जितनी भी डिटेल्स होती है वो सामने चलती रहती है एलईडी के माध्यम से कि ऑयल का प्रेशर इतना चल रहा है, ऑयल का टेम्परेचर इतना चल रहा है। तो ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं ना हमारे, उनकी मॉनिटरिंग एलईडी से ही करवाते हैं हम, या एलसीडी मान लो, आजकल एलईडी आ गया, पहले एलसीडी हुआ करता था। मॉनिटरिंग द पैरामीटर्स, पैरामीटर की निगरानी करना, यानी जो भी डाटा चल रहे हैं आपके लोड के वो सब एलसीडी होती है जो हमें डिस्प्ले पर शो करती रहती है। ठीक है जी। अगला सवाल, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ करते हैं। दरअसल इन्वर्टर करता क्या है, डीसी को एसी करता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्क्वायर वेव की जो एसी है ना, वो स्क्वायर वेव ही है, यानी ये इन्वर्टर जनरली साइन वेव एसी नहीं बना सकता। हमारे इक्विपमेंट जितने भी होते हैं साइन वेव के होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ छत पंखे का, तो छत पंखा ना हमिंग करने लग जाता है, अगर इन्वर्टर पे चलेगा तो बहुत आवाज़ करेगा। और सिग्नल वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो चलेंगे ही नहीं, टीवी चलाओगे चलेगा ही नहीं, गड़गड़ाहट आती रहेगी, है ना, सिंबल्स दिखते रहेंगे बट वॉल्यूम क्लियर नहीं आएगी। इसलिए हम इसको केवल लाइटनिंग के लिए ले सकते हैं, क्योंकि लैंप वगैरह जितने भी सर्किट होते हैं ना वो एसी डीसी पर सिमिलर चलते हैं, उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लैंप में भी कौन सा, जीएलएस लैंप, जनरल लाइटनिंग सर्विस, इसमें उदीप्त लैंप आता है जो पीला प्रकाश देता है ना। अब मैं लगातार क्वेश्चन पर बोलता जाता हूँ ना, मेरा मुंह थक जाता है। मतलब पॉइंट इतने हैं कि एक्सप्लेन करते जाएं भाई। थ्योरी को हमने 15 साल दिए हैं यार, एक एक चीज़ है तो जाहिर सी बात है होना ही है। पॉइंट क्लियर है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें बता रहे हैं। आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं करें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करने का भी काम करेंगे, दोस्तों तक पहुंचाया करो वीडियो को, है ना। अगला सवाल देखो, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। दरअसल बायोगैस है एक तरह से उत्पादन का ही विशेष प्रकार मान लो, गैर परंपरागत विधियों में आता है। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन निकलती है, 70% हिस्सा बताते हैं मीथेन गैस का, 70% हिस्सा होता है जो कि जलने में सहायक होती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा। मोस्ट रिपीटेड की सीरीज़ करवा रहे हैं, उम्मीद है सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगी इससे। ज़रूर देखनी है सारी सीरीज़, एग्ज़ाम तक लगभग 15 सीरीज़ करवा देंगे, उम्मीद है 15 नहीं तो 10 ज़रूर हो जाएगी, इसलिए ज़रूर देखना सारी की सारी सीरीज़। लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए वायरिंग सर्किट में किस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। लीकेज है, पूरा नाम पढ़ो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये रहा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, एमसीबी का आता है। सवाल आएगा घरेलू वायरिंग में यानी डोमेस्टिक वायरिंग में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति लगाते हैं, तब आपको एमसीबी करना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। इसका सवाल आता है कि 100 एम्पियर से अधिक कैपेसिटी के लिए किस ब्रेकर का आप इस्तेमाल करेंगे, तब आपको एमसीसीबी करना है। और ये वितरण वाली सप्लाई सिस्टम के लिए होगा, हमारा नहीं है, बड़े लेवल पर होता है ये, या पावर प्लांट में पैनल बोर्डों में होता है, बड़े बड़े बोर्ड जितने में होते हैं। सवाल, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ़ायदा क्या है, पहले तो ये बताऊँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट पैदा करने में सक्षम है। नुकसान क्या है, बहुत नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो है हेल्थ हजार्ड, कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो डिस्पोजल होता है ना, जो वेस्टेज निकलता है उसको डिस्पोज कैसे करें, ये समझ से बाहर हो जाता है। यानी यूरेनियम के विखंडन के दौरान अब जितना भी डिस्पोजल निकल रहा है जलने के बाद, उसको कहाँ डालें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यूरेनियम का विखंडन कर लिया, उसकी एनर्जी को यूज कर लिया, रिएक्टर में मान लो नाभिक के विखंडन के दौरान हो गया, यूज करने के बाद जो फ्यूल आ रहा है, वो डिस्पोजल आ रहा है, उसको कहाँ डालें, सबसे बड़ी समस्या इसकी ये होती है, कचरे का निपटान। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही रहेगा। और अगला सवाल देखो, कंट्रोल सर्किट में, सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का काम क्या है। सर्किट ब्रेकर में एक रिले लगती है, देखो
वास्तव में वो रिले, वैसे तो इन्होंने कम बताया, रिले होती है दो, एक ट्रिप रिले लगती है विशेष प्रकार की जो मॉनिटरिंग करती है पैरामीटर की और फॉल्ट आते ही तुरंत ट्रिप करा देती है। ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना, यानी वो रिले पकड़ती है कि यस फॉल्ट आ गया है, वो ट्रिप कॉयल को कमांड देती है, ट्रिप कॉयल मैग्नेटाइज होती है, प्लंजर को ऊपर खींचती है, ब्रेकर ट्रिप, और ये सारा काम नैनो सेकंडों में हो जाता है अपने प्लांट में, खूब लगी हुई है, हम यही देखते हैं सारे दिन। ठीक है, तो डी उत्तर आएगा। सर्किट ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना, यानी डिफाइन करता है, फॉल्ट को पकड़ करता है कुल मिला के। किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? अधिक कुशल का मतलब होता है मोर रिलायबल, जिसे मान लीजिए कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह भी नहीं पड़ते, एफिशिएंट भी मान लो चाहे तो इसकी एक तरह से रनिंग कॉस्ट जीरो ही है। हाइड्रो पावर प्लांट है, पानी से जिनमें लाइट बनती है, अब बरसात है, पानी आ रहा है, उसी पानी को यूज कर लिया, क्या लगा, कुछ नहीं। थर्मल पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कोयला, पानी सब कुछ यूज करना होता है। एक अगला सवाल, पावर कट ऑफ होने के बाद भी वो कौन सी रिले है जो अपने संपर्क को बनाए रखती है? यानी NO था तो NO ही रहेगा, NC है तो NC रहेगा, चेंज नहीं होगा भले सप्लाई चली गई हो। इस तरह की फिर इक्विपमेंट में ना रिस्क रहती है। रिस्क क्या रहती है कि जैसे सप्लाई आती है वो इक्विपमेंट वापस चल सकते हैं, इसलिए इनको स्टॉप कमांड देना मस्ट होता है। और रिले का नाम है लैचिंग रिले, नाम से ही पता लग रहा है ना, लैच का मतलब होता है पकड़ के रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, लैचिंग रिले का शुद्ध हिंदी शब्द है सिटकनी रिले। क्या नाम है? सिटकनी रिले। याद रह जाएगा ना, बताओ इंपॉर्टेंट था कि नहीं। और एक ये वाला सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? तो ये है ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, याद रख लो, आया ज़रूर है एग्ज़ामों में, बहुत रिपीट हुए हैं। और क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास पसंद आ रही होगी। लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप में फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको देखिए। क्लास को दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, वो भी क्लासेस को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।